अब भाषा के सामान्य अर्थ में हम समझेंगे। ज़बान ए हिंदी, ज़बान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य में मिलता है। 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवां के राजकवि, 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवां के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को ज़बान ए हिंदी की संज्ञा दी है। हिंदी का यह प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं, मैंने आपको बता दिया है, बता चुके हैं कि भारत की जो सामान्य भाषाएं थी वह थी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये 4 भाषाओं का क्रम रहा। तो हिंदी के सबसे नज़दीक जो भाषा रही वो अपभ्रंश भाषा रही, अवहट्ट भी कहते हैं। अब एक देश के अर्थ में और दूसरा भारतीय भाषाओं के अर्थ में। अब एक भाषा का अर्थ देश के संदर्भ में था और एक भाषा का अर्थ भारतीय भाषाओं के अर्थ में। दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर समझने की आवश्यकता है। आज ये दोनों अर्थ पुराने पड़ चुके हैं और अपना महत्व खो चुके हैं। तो इस क्रम में हम भाषा के अर्थ में ध्यान देंगे। व्यापक अर्थ छोड़ करके हम अब भाषा के अर्थ में ध्यान देंगे। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ है। मध्य युग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को प्रायः भाषा, ये खटकोण वाला शा माने भाषा या खा माने खरगोश भाखा नाम से पुकारा है। यही कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि संस्कीरत है कूप जल, संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत क्या है? कूप का जल है, अर्थात कुएं का पानी है, बहुत गहरा, किंतु भाषा बहता नीर। जन सामान्य की प्यास किससे बुझती है? एक लोटे पानी से। तो वही बात यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास किए कबीर जी कि वह बहुत गहरी भाषा है, विशिष्ट भाषा है, अत्यंत परिमार्जित है, क्लिष्ट है। हालांकि आर्य भाषा रह चुकी है संस्कृत, संस्कृत जन सामान्य की भाषा रह चुकी है। हमारे रोटी खाना और खेत में किसान रहने वाला भी संस्कृत में बात करता था, किंतु धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तित हुआ, संशोधन हुआ, लोग सरलीकृत की ओर अग्रसर हुए। उसी क्रम में ये कहा जाना उचित होगा कि कबीर ने कहा कि संस्कीरत है कूप जल और भाषा बहता नीर। भाषा नीर है, पानी है, क्योंकि ये जन सामान्य की प्यास बुझाती है। इससे हर एक मनुष्य अपने हृदय की बातें एक दूसरे को बताते हैं और दूसरे की बातें स्वयं समझते हैं। तो इसी विषय में तुलसीदास ने कहा, का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। जिस भाषा से प्रेम हो वही साँच है, वही सच्चाई है, वही सच्ची भाषा है। किंतु मुस्लिम परंपरा के कवियों और विद्वानों ने उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को प्रायः हिंदवी शब्द से संबोधित किया है। 13वीं सदी में
भारत के फारसी कवि औफी 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी 1228 सन की बात है, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की देसी भाषा के लिए किया था। ये जितनी बातें हैं महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लिख कर के अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक एक शब्द सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सामान्य परिचय भी है इसके बारे में। इसी विषय में कुछ मुस्लिम कवियों का नाम अग्रगणी रूप में लिया जाता है। मसऊद, अबुल हसन, अमीर खुसरो आदि ने भी देशी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम दिया है। खुसरो ने लिखा, तुर्क हिंदुस्तानिंदे, तुर्क हिंदुस्तानिंदे, मैं हिंदवी गोशय जवाबे। तुर्क हिंदुस्तानिंदे, मैं हिंदवी गोशय जवाबे। ऐसी बात इन्होंने कहा। फिर आगे कहा, जुज वैस चंद नज्म हिंदी नीज नज़र देस्तान करदा शुदा अस्त। अब ये फारसी के शब्द हैं, इनके अर्थ जब आप पूछेंगे तो प्रयास करूंगा बताने के लिए। तो खुसरो की खालिक बारी में हिंदवी शब्द 30 बार, खालिक बारी में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द मात्र 5 बार। तो इसे मात्र मत समझिए, बल्कि हिंदी का सिंपटम समझिए, पहचान समझिए। देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 16वीं सदी के मुस्लिम कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के जायस स्थान के हैं, इसलिए इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी हिंदवी का प्रयोग किया इस तरह से। कैसे? तुर्की अरबी हिंदवी, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहें ताही। सब सराहें माने सभी इसकी सराहना करते हैं, वही है। अब इसी क्रम में आगे देखिए कि लगता है कि दिल्ली से अवध प्रदेश तक की देसी भाषा हिंदी या हिंदवी नाम से प्रचलित होने लगी थी। इसका क्रम बढ़ चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। अकबर के कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। अनुमान है कि मध्य युग में देशी भाषा के अर्थ में भाखा, कौन सा भाखा मैं बोल रहा हूँ? जो खा से खरगोश वाला खा है उसी को हम बोल रहे हैं, भाखा। हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक बन चुके थे। उस समय ये तीनों शब्द भाखा, हिंदी और हिंदवी शब्द तीनों समानार्थक शब्द बन चुके थे। अगली वीडियो में हम पुनः अगली बात बताएंगे।